वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल माई लाइफ माई वे पर मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ पेडागोजी के पार्ट 2 के भाग 1 से 30 प्रश्नों के उत्तर। आइए इसे हम हल करते हैं। पहला जो प्रश्न है इसे हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? एक सार्थक अधिगम सीखने की एक सार्थक प्रक्रिया का पक्ष कौन सा कारक इनमें से लेता है? 4 ऑप्शन हम पढ़ते हैं। निर्देश के लिए केवल व्याख्यान विधि को अपनाना। दूसरा, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना। बच्चों को पढ़ने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कारों को बढ़ावा देना। इसमें हम पहले देखेंगे जो नहीं होंगे, जो सार्थक अधिगम का पक्ष नहीं लेता है वो है ये नहीं होगा। बच्चों को पढ़ने के लिए भी प्रेरित करने हेतु परीक्षणों की संख्या को बढ़ाना, ये भी नहीं होगा। और व्याख्यान विधि को अपनाना, ये भी नहीं होगा। इसलिए सही उत्तर इसका है ये 2 नंबर। विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? प्रभावशाली समस्या के समाधान की नीति का एक उदाहरण कौन सा है? यहाँ हम देखते हैं प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक आयाम में सीमित रहना, जहाँ सीमित रहना है वो नहीं होगा। साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। तीसरा, समाधान के मूल्यांकन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, ये भी नहीं है। क्रियात्मक अन्वयता, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, केवल जहाँ है वहाँ पर ये नहीं होगा। इसलिए इसका उत्तर होगा ये 2 नंबर, साधन साध्य विश्लेषण। तीसरा देखते हैं, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है? पहला ऑप्शन है अत्यधिक लिखित गृह कार्य देना। अधिक लिखित गृह कार्य देना ये नहीं होगा। दूसरा पढ़ते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। तीसरा ऑप्शन है आकलन के लिए पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करना तथा अभ्यास एवं रटने पर बल देना, जहाँ रटने पर बल देना वो नहीं होगा। चौथा देखते हैं, विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करने, ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा ये 2 नंबर, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। चौथा प्रश्न देखते हैं हम, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? ऑप्शन पढ़ते हैं, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। दूसरा, विद्यार्थियों को जोखिम लेने एवं चुनौतियों का सामना करने से हतोत्साहित करके, जहाँ हतोत्साहित की बात है वो नहीं होगा। अपसारी चिंतन पर बल देकर, ये भी नहीं होगा। अभिसारी चिंतन को हतोत्साहित करके, ये भी नहीं होगा। इसलिए इसका उत्तर है ये 1 नंबर, अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। 5 नंबर प्रश्न, संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। पहला ऑप्शन दंड, यंत्रवत याद करना, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, अनुबंधन। इसका उत्तर होगा विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। 6 नंबर प्रश्न, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1, बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए, जहां अनदेखा करना चाहिए वो नहीं होगा, डांटना चाहिए नहीं होगा। संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए, बच्चों के इन विचारों को खारिज जहां करना है वो नहीं होगा। सही उत्तर होगा 3 नंबर। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है?
जो नहीं है वो बताना है। 3 जो होगी इसमें से वो सही है, 1 जो सही नहीं है वो बताना है। संवाद एवं परिचर्चा ये सही है। दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। प्रयोग एवं पर्यवेक्षण ये भी सही है। इसलिए जो नहीं होगा वो है 2 नंबर, इसलिए ये आंसर होगा। 8 नंबर प्रश्न है, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं। जो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं उनके साथ क्या कर सकते हैं। उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। दूसरा, उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर, ये नहीं है। बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कहकर, ये भी नहीं है। पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांट कर, ये भी नहीं है। सही उत्तर होगा उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पहला, पुरस्कार एवं दंड, ये नहीं है। उद्दीपन, प्रतिक्रिया संबंध, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, लगातार अभ्यास तथा बार बार स्मरण। पहला और चौथा नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं उद्दीपन, प्रतिक्रिया संबंध और सामाजिक पारस्परिक संबंध। तो ये होगा इसमें तीसरा उत्तर। 10 नंबर, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन और संचालन, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैच प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है। पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना, ये नहीं है, क्योंकि वो पुरस्कार के लिए अभ्यास करता है। अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य से करना, ये भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उसे स्टार या बैच प्राप्त करना है। अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना। यहाँ आनंद प्राप्त करने के लिए वह कार्य को नहीं कर रहा है, बल्कि पुरस्कार पाने के लिए, यानी भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। 11 नंबर प्रश्न, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है। एक दिशीय, यानी संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है। दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा कि दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। 12 नंबर हम देखते हैं प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। विद्यार्थी की अभिरुचि प्रभावित करते हैं। विद्यार्थी का सांवेगिक स्वास्थ्य, ये भी प्रभावित करते हैं। शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, ये भी प्रभावित करते हैं। विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, ये भी प्रभावित करते हैं। यानी चारों सही है, तो ये इसका उत्तर होगा ये 2 नंबर। 13 नंबर प्रश्न, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की क्या है। मध्य एजेंसियां हैं, द्वितीयक एजेंसियां हैं, मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं। तो परिवार और पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक यानी प्रथम एजेंसियां हैं। बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना होता है, ये नहीं होगा। दूसरा, यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित होते हैं। यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। यह एक सामाजिक संरचना है। इसका उत्तर ये 4 होगा। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। मध्य बाल्यावस्था की जो विशेषता है, ऑप्शन 1, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित होता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास बहुत तेज गति से होता है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग करने की योग्यता विकसित होती है। इस अवस्था में वैज्ञानिक तर्क की योग्यता विकसित नहीं होती। शारीरिक वृद्धि भी इस अवस्था में बहुत तेजी से गति नहीं करती है। और अधिगम मुख्य रूप से संवेदी एवं चालक गतिविधियों द्वारा घटित
नहीं होती है। इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर, बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना इस अवस्था में प्रारंभ कर देते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पाठ्यक्रम में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कामों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है, यह जेंडर पक्षपात को सशक्त करता है, यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। इसका उत्तर होगा 4 नंबर। यह लैंगिक जो भेदभाव के प्रति जो रूढ़िवादिता है उसे समाप्त करता है, जिसके अंतर्गत यह दृष्टिकोण रहता है कि महिलाएं सिर्फ आसान काम कर सकती हैं, घर का काम कर सकती हैं और साहसिक कार्य पुरुष कर सकते हैं। इस रूढ़िवादिता को यह समाप्त करता है। वाइगोट्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा ये पाड़। 18 नंबर प्रश्न। नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए उसने कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। यहाँ लॉरेंस कोलबर्ग के अनैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्रारूप को डैश अवस्था पर दर्शाता है। यहाँ इसका सही उत्तर होगा आदान प्रदान और परंपरागत अवस्था को दर्शाता है। 19 नंबर। समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? लिंगों के लिए उपयुक्त माने जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं जेंडर रूढ़िवादिता। 20 नंबर। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1, एक अवधारणा को पढ़ाने के लिए केवल मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, केवल निर्धारित पाठ्यक्रम पर निर्भर रहना चाहिए, तार्किक बहस के प्रयोग को हतोत्साहित करना चाहिए। आप देखेंगे कि ये तीनों रॉन्ग है। चौथा पढ़ते हैं, ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। ये सही है। 21 नंबर। हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है? पहला, संगीतमय अभिव्यक्तियों के आवाज के स्वर, ताल एवं सौंदर्यपरक गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। यहाँ पर आप ध्यान दें कि तार्किक गणितीय बुद्धि वाले, तो गणित से संबंधित है, इसलिए इसे देखना होगा कि यह संगीत के ध्वनि ताल से संबंधित नहीं है। तीसरा ऑप्शन है ध्वनि ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता। चौथा, दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने के लिए। यहाँ ताल ध्वनि पर ध्यान दिया गया है, यहाँ स्थानिक परिवेश पर ध्यान दिया गया है, परंतु यह गणित से संबंधित है, इसलिए इसका आंसर होगा 2 नंबर, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। 22 नंबर। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? तो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? यह विकसित होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। 23 नंबर। डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। यह सिद्धांत दिया था लेओ वाइगोट्स्की ने। 24 नंबर। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। विद्यार्थी द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ सही उत्तर होगा विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है।
एक प्रगतिशील कक्षा में। 25 नंबर प्रश्न, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? पहला, ना तो संरचनात्मक न ही संकलनात्मक आकलन। दूसरा, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। तीसरा, केवल संरचनात्मक आकलन, केवल संकलनात्मक आकलन। इसका सही उत्तर होगा विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। 26 नंबर प्रश्न, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, उसे कहा जाता है समाजीकरण। इसका उत्तर होगा समाजीकरण। 27 नंबर, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन, मानव विकास को न तो आनुवंशिकता और न ही पर्यावरण प्रभावित करते हैं। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं, ये सही है। तीसरा पढ़ते हैं, व्यक्ति का विभिन्नताओं का एकमात्र कारण आनुवंशिकता है। परिवेशीय प्रभाव पूर्ण रूप से एक व्यक्ति के विकास को, ये भी गलत। 28 नंबर, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। पहला, पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। ये किसके सूचक है? पहला हम देखते हैं, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के, मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी, एक स्वलीन विद्यार्थी के, एक सृजनात्मक विद्यार्थी के। तो इसका उत्तर होगा 1 नंबर, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के। 29 नंबर प्रश्न, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। उसकी सामाजिक जो दायरा है, उसके वर्ग के लोग, वह जिस समाज से बिलोंग करता है, उस वर्ग के लोग निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। किसी को, विद्यार्थी को अगर यह बताया गया है पहले से, इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन 1, विद्यार्थी से पढ़ाई छोड़कर किसी अन्य क्षेत्र में शामिल होने के लिए कहना चाहिए, ये नहीं है। विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। तीसरा देखते हैं, इस प्रकार के सरोकारों को अनदेखा करना चाहिए। विभिन्न सामाजिक वर्गों के विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करनी चाहिए, ये नहीं होगा। इसका सही उत्तर है ये 2 नंबर, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके उसे प्रोत्साहित करना चाहिए और उसके दिमाग में बैठी अगर कोई धारणा है तो उसे दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। 30 नंबर, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। केवल प्रतिभाशाली एवं योग्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया एवं, इसका सही उत्तर है 3 नंबर, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। ये था 30 प्रश्नों का उत्तर जिसे हमने सॉल्व किया। ये 2019 के प्रश्न पत्र हैं, पेडागोजी के पेपर 2 के पार्ट 1 के। और मैं आपसे मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के सॉल्व करने वाले प्रश्नों के साथ। तब तक आप मेरे वीडियो को फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।